की चर्चा कर रहे थे। आपको पिछले वीडियो में हमने बताया था कि कोशिका क्या होती है। तो कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका की खोज के बारे में हमने आपको बताया था, इंट्रोडक्शन दिया था आपको कि कोशिका का खोज किया था रॉबर्ट हुक ने। और रॉबर्ट हुक ने सरल सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार हो जाने के बाद कार्क सेल का अध्ययन किया और इन्होंने कहा कि ये जो कोशिकाएं होती हैं ये मधुमक्खी के छत्ते के समान होती हैं। और इसके बाद दूसरे वैज्ञानिक एंटोनी वान लेवेनहॉक ने जीवित कोशिकाओं का खोज किया था। तो रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका का खोज किया और एंटोनी वान लेवेनहॉक ने जीवित कोशिका का खोज किया। बच्चों, इसके बाद हम आपको बताए थे कि कोशिकाएं जीवित और मृत क्यों होती हैं, क्योंकि कोशिकाओं के अंदर जीव द्रव्य पाया जाता है, इसलिए कोशिकाएं जीवित होती हैं। और इन जीवित पदार्थ के बारे में सबसे पहले बताया था डुजॉर्डिन ने, और डुजॉर्डिन ने इसका नाम सारकोड रखा था और फिर इस नाम को बदल के प्रोटोप्लाज्म रखा गया। किसके द्वारा? परकिंजे के द्वारा। तो ये कोशिका के जीव द्रव्य की बात हो गई थी। उसके बाद हम आपको बताए थे बच्चों कि कोशिका का सिद्धांत। तो दो वैज्ञानिक स्लाइडेन और स्वान ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे कोशिका के सिद्धांत के प्रस्तुतिकरण में। तो स्लाइडेन और स्वान, बाद में रोडोल्फ विर्चो, एक और वैज्ञानिक का प्रवेश हुआ था इसमें। इन तीनों लोगों ने मिलकर कोशिका का सिद्धांत दिया था। तो कोशिका के सिद्धांत के बाद कोशिका के प्रकार की बात हम आपको बताए थे कि कोशिकाओं को केंद्रक के विकास के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, 3 प्रकार में बांटा गया है। पहला वे कोशिका जिनमें केंद्रक अविकसित अवस्था है, प्रोकैरियोटिक कहलाता है, जैसे बैक्टीरिया। दूसरा, वह कोशिका जिसमें केंद्रक सुविकसित अवस्था में पाया जाता है, उसको यूकैरियोटिक कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मैक्सिमम लिविंग्स के जो सेल्स होते हैं, जैसे हम लोगों के सेल्स यूकैरियोटिक होते हैं। फिर तीसरे नंबर पे हम बताए थे आपको कि कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों के लक्षणों को प्रदर्शित करती हैं। कुछ कोशिकाएं जो प्रोकैरियोटिक का भी लक्षण प्रदर्शित करती हैं और यूकैरियोटिक के भी कुछ लक्षण को प्रदर्शित करती हैं। ऐसे कोशिकाओं को मीसोकैरियोट्स कहते हैं और इसका एग्जांपल हम आपको बताए थे डायनोफ्लैजेलेट्स। तो बच्चों, ये कोशिका के प्रकार की बात हो गई। अभी हम आपको बताएंगे कि कोशिकाओं के आकृति के बारे में, कोशिकाओं के शेप के बारे में। तो कोशिकाओं की जब हम आकार की बात करते हैं तो कोशिकाएं बहुत सारे आकार की होती हैं। कुछ सुई के आकार की होती हैं, कुछ धागे के आकार की होती हैं, कुछ ईंट के जैसे होती हैं, कुछ टैडपोल के जैसे होती हैं, कुछ खष्टफलकीय संरचना वाली होती हैं, कुछ बुलेट के नुमा होती हैं। तो ऐसे बहुत सारे शेप होते हैं इनमें। कोशिकाओं के मेजरमेंट की हम बात करें तो मेजरमेंट में बच्चों 3 चीजें आपको याद रखनी है। ये पहला नंबर आप याद रखेंगे कि संसार की सबसे छोटी से छोटी कोशिका, संसार की सबसे छोटी से छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा ये सबसे छोटी कोशिका होती है। ये बैक्टीरिया से भी बहुत छोटी होती है। ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंतर्गत आती है। इसको हम लोग पीपीएलओ भी कहते हैं, पीपीएलओ भी कहते हैं। क्या मतलब इसका? तो प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, पीपीएलओ, ये संसार की सबसे छोटी कोशिका होती है। सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं संसार की सबसे बड़ी कोशिका, द बिगेस्ट सेल ऑफ द वर्ल्ड, एग ऑफ ऑस्ट्रिच। एग ऑफ ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग का अंडा, 170 mm इसका डायमीटर होता है। यह संसार की सबसे बड़ी कोशिका होती है। फिर थर्ड नंबर पे हम बात करें सबसे लंबी कोशिका के बारे में, तो ये नर्व सेल की हम बात करते हैं।
ये संसार की सबसे लंबी कोशिका में आती है। इनकी लंबाई लगभग 1 मीटर तक होती है, 90 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक इनकी लंबाई होती है। तो ये संसार के सबसे लंबे सेल्स होते हैं। फिर चौथे नंबर पे हम बात करेंगे सबसे लंबा एक कोशिकीय पौधा। तो सबसे लंबा एक कोशिकीय पौधा जब हम बात करेंगे तो एसीटेबुलेरिया, एसीटेबुलेरिया ये शैवाल है। यह एक एल्गी है जो लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा होता है। यह लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा होता है। तो यह सबसे लंबा एक कोशिकीय पौधा होता है। और सबसे लंबा एक कोशिकीय तंतु की जब हम बात करेंगे, यूनिसेलुलर फिलामेंट की हम बात करेंगे, तो वो हो जाता है वोहमेरिया का तंतु। वोहमेरिया एक प्लांट है जिसका जो तंतु होता है वो लगभग 55 सेंटीमीटर लंबा होता है। तो बच्चों ये कोशिका के विभिन्न मेजरमेंट के बारे में हो गया। आपको दो चीजें महत्वपूर्ण रूप से याद रखनी है कि सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा यानी पीपीएलओ, और सबसे बड़ी एगाफास्टिच, और सबसे लंबी नर्व सेल्स यानी न्यूरॉन्स। ये कोशिका के मेजरमेंट की बात होती है। बच्चों कोशिका के मेजरमेंट के बाद कोशिका के भाग की हम चर्चा कर रहे थे। तो आपको बताया थे कोशिका को कई भागों में बांट के स्टडी करते हैं, जिसमें अगर किसी प्रारूपिक कोशिका के संरचना की हम बात करते हैं तो प्रारूपिक कोशिका के संरचना में सबसे पहले क्या दिखाई देता है कि ये सेल वॉल, ये जो सेल वॉल है ये सबसे बाहर की ओर, प्लांट सेल में सबसे बाहर की ओर जो आवरण दिखाई देता है उसे हम सेल वॉल कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। यह एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है, यह केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। तो जब हम सेल वॉल के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यह सेल वॉल मुख्य रूप से सेलुलोज का बना हुआ होता है। यह सेल वॉल यूजुअली सेलुलोज का बना होता है। अभी जब हम प्लांट सेल वॉल की हम बात करते हैं तो प्लांट सेल वॉल में हम देखते हैं दो सेल वॉल के बीच में एक सीमेंट जैसा पदार्थ पाया जाता है। एक पदार्थ होता है जो इन दोनों कोशिकाओं को जोड़ने का काम करता है, ये इन दोनों को फिक्स करने का काम करता है। इसको कहते हैं मिडिल लैमेला यानी मध्य पट्टलिका। ये मध्य पट्टलिका होती है, मिडिल लैमेला होता है। ये जो मध्य पट्टलिका है यह कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट का बनता है। कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट का ये मध्य पट्टलिका बनता है जो सीमेंट के जैसे काम करता है। ये दो पादप कोशिकाओं के बीच सीमेंट की तरह काम करते हुए इन दोनों कोशिकाओं को जोड़ने का काम करता है। बच्चों एक संरचना और हमें इसमें दिखाई देता है। जब आप मिडिल लैमेला की बात करेंगे तो इन दोनों कोशिकाओं के बीच में आप देखेंगे कि जगह जगह बहुत ही पतले पतले सूक्ष्म छिद्र होते हैं और इन छिद्रों में तंतु पाए जाते हैं, फिलामेंट्स पाए जाते हैं। ये किस लिए? क्योंकि ये जो सीमेंट के जैसा लेयर बन जाएगा तो इन कोशिकाओं के अंदर रासायनिक पदार्थों का लेन देन संभव नहीं हो पाएगा और इन रासायनिक पदार्थों के लेन देन के लिए यहां पे फाइबर्स होते हैं, पतले पतले तंतु होते हैं। इन तंतुओं को प्लाज्माडेस्माटा कहते हैं। इन तंतुओं को प्लाज्मा डेस्माटा कहते हैं और इसका खोज किया था स्ट्रासबर्गर ने। इसका खोज किया था स्ट्रासबर्गर ने। तो ये जो प्लाज्मा डेस्माटा होते हैं ये एक कोशिका से पदार्थों को दूसरे कोशिका में पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये हो गया सेल वॉल के आउटलुक के बारे में। ये सेल वॉल प्रायः सेलुलोज का बना होता है और दो कोशिकाओं के बीच में मिडिल लैमेला पाया जाता है जो कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट का बनता है और इन कोशिकाओं में ये पतले पतले तंतु पाए जाते हैं जिन्हें प्लाज्मा डेस्माटा कहते हैं
और इनका खोज स्ट्रॉसबर्गर ने किया था। ये रासायनिक पदार्थों के लेन देन में मदद करते हैं। अभी हम कोशिका भित्ति के प्रकार की बात करें तो कोशिका भित्ति को हम 3 भागों में बांटते हैं, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल और टर्शियरी सेल वॉल। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी ये 3 सेल वॉल होते हैं। जो प्राइमरी सेल वॉल होता है वो मुख्य रूप से सेलुलोज का बनता है। सबसे प्रारंभिक स्तर होता है कोशिका का, सबसे प्रारंभिक प्रोटेक्टिव लेयर जो प्राइमरी सेल वॉल सेलुलोज का बनता है। दूसरे नंबर पे सेकेंडरी सेल वॉल। तो जब प्राइमरी सेल वॉल के ठीक नीचे लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है, जब इनके नीचे लिग्निन, सुबेरिन, क्यूटीन इन सब का डिपोजिशन हो जाता है तो यह सेकेंडरी वॉल कहलाता है। यानी प्राइमरी वॉल सेलुलोज के नीचे जब लिग्निन, सुबेरिन आदि पदार्थों का जमाव होने लगेगा तो वो सेकेंडरी सेल वॉल बनेगा। और ठीक उसके बाद अगर उस लेयर के ऊपर सेकेंडरी सेल वॉल पर भी एक और पदार्थ यानी जाइलॉन का डिपोजिशन हो जाता है तो वो टर्शियरी सेल वॉल बनता है। ये सेकेंडरी और टर्शियरी सेल वॉल बहुत ही हार्ड होते हैं, बहुत ही कठोर हो जाते हैं। जैसे आप नारियल के खोल की बात करें तो नारियल का खोल जो होता है वो लिग्निन द्वारा बनता है, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा हार्ड हो जाता है। तो ये सेकेंडरी और टर्शियरी सेल वॉल होते हैं। तो बच्चों सेल वॉल के बाद अगर हम बात करते हैं, सेल वॉल के बाद तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं। सेल वॉल के बाद हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी ये अगर सेल वॉल है तो सेल वॉल के ठीक नीचे एक और पतली सी झिल्ली नुमा संरचना दिखाई देती है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम आपको बताएं कि सबसे पहले सी नैगेली और साथ में सी क्रैमर, इन दोनों लोगों ने मिलकर 1855 में सेल मेम्ब्रेन नाम दिया था इसका। इन दोनों लोगों ने मिलकर सेल मेम्ब्रेन नाम दिया। 1855 में नैगेली और क्रैमर ने ये जो सेल वॉल के नीचे झिल्ली नुमा संरचना दिखाई देती है इसका नाम सेल मेम्ब्रेन रखा था। बाद में दूसरे वैज्ञानिक जैक्यूब प्लो, (1931) में इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम दिया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम दिया। यानी हम कह सकते हैं कि नैगेली और क्रैमर ने सेल मेम्ब्रेन सीएम और जैक्यूब प्लो ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी पीएम ये नाम दिया था। अभी हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में केमिकल कंपोजिशन क्या होता है? केमिकल कंपोजिशन रासायनिक संगठन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रासायनिक संगठन क्या होता है? तो इसमें पहले नंबर पर हम देखें 20 से 29% होता है, सेकेंड नंबर पे 1.5% कार्बोहाइड्रेट, थर्ड नंबर पे 20 से 70% प्रोटीन होता है और फोर्थ नंबर पे हम देखें
तो लगभग 20% जल होता है। ये केमिकल कंपोजिशन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। 20 से 29% वसा होता है, 1.5% कार्बोहाइड्रेट होता है और 20 से 70% प्रोटीन होता है और लगभग 20% तक पानी होता है। ये इसका केमिकल कंपोजिशन हुआ। अभी हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के संरचना की बात करेंगे। इनकी संरचना कैसी होती है, तो इनकी संरचना के बारे में हम जाने कि इनकी मोटाई लगभग 75 एंगस्ट्रॉम होती है, यानी सेल मेम्ब्रेन की मोटाई 75 एंगस्ट्रॉम होती है। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यह मुख्य रूप से वसा और प्रोटीन के द्वारा निर्मित होता है। सामान्यतः देखिए मैक्सिमम तो 75 एंगस्ट्रॉम इनकी मोटाई होती है, लेकिन कभी कुछ पौधों में हम देखते हैं तो इनकी मोटाई 300 एंगस्ट्रॉम तक होती है, लेकिन यूजुअली आप 75 एंगस्ट्रॉम की बात करेंगे। तो ये लिपिड और प्रोटीन के द्वारा निर्मित होता है। तो लिपिड और प्रोटीन में किस प्रकार का ये व्यवस्था होता है, इस व्यवस्था की हम बात करें तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की संरचना विभिन्न वैज्ञानिकों ने विभिन्न तरीके से प्रस्तुत किया, जिसमें सबसे पहला जो मत था सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल, तो सैंडविच मॉडल ये किसने दिया था? सैंडविच मॉडल दिया था डैनियली और डॉसन ने। डैनियली एंड डॉसन, ये 1935 में दिया था। सैंडविच मॉडल अकॉर्डिंग टू हिम ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं ये बिल्कुल सैंडविच के समान होते हैं। सैंडविच यानी एक परत नीचे एक परत ऊपर और बीच में कुछ मटेरियल भरा हुआ होता है जिसको हम लोग सैंडविच कहते हैं। तो डैनियली और डॉसन के अनुसार ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है यह सैंडविच की तरह होता है। मतलब कि ऊपर प्रोटीन का एक लेयर, ये एक लेयर प्रोटीन का ऊपर और एक लेयर प्रोटीन का ये नीचे, यानी ये दो लेयर होते हैं। जो प्रोटीन का लेयर होता है 15 एंगस्ट्रॉम मोटा, 15 एंगस्ट्रॉम मोटा प्रोटीन का लेयर होता है और इनके बीच में वसा का द्विआण्विक स्तर होता है। वसा का द्विआण्विक स्तर होता है, बाइमॉलिक्यूलर लेयर होता है वसा का इसमें, ये बीच में। ये डैनियली और डॉसन का मॉडल हो गया। ये सैंडविच मॉडल, यानी ऊपर प्रोटीन का लेयर, ये प्रोटीन, नीचे प्रोटीन और बीच में लिपिड, बीच में लिपिड का द्विआण्विक लेयर। ये डैनियली और डॉसन का सैंडविच मॉडल होता है। हालांकि इसको स्वीकार नहीं किया गया, इसको नकार दिया गया। इसके बाद दूसरा सिद्धांत आया था, दूसरा सिद्धांत दिया था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया था रॉबर्टसन, जे डेविड रॉबर्टसन, जे डेविड रॉबर्टसन ने 1953 में।
तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया था जे डेविड रॉबर्टसन ने 1953 में। इन्होंने बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं किया। इन्होंने कहा कि ये सैंडविच के तरह ही होते हैं। अंतर क्या होता है कि ये जो ऊपर प्रोटीन का लेयर है ये 15 एंगस्ट्रॉम नहीं होता है, ये होता है 20 एंगस्ट्रॉम। ये 15 एंगस्ट्रॉम की जगह पे इन्होंने कह दिया कि ये 20 एंगस्ट्रॉम मोटा होता है, और बीच में 45 एंगस्ट्रॉम जो वसा होता था उसको इन्होंने घटा के कह दिया 35 एंगस्ट्रॉम। तो ये डैनियली डॉसन के बाद रॉबर्टसन ने मॉडल दिया, तो रॉबर्टसन ने इसमें परिवर्तन कर दिया। इन्होंने कहा कि प्रोटीन 20 एंगस्ट्रॉम होते हैं, जबकि डैनियली डॉसन ने कहा था ये 15 एंगस्ट्रॉम मोटे होते हैं। वसा के बारे में लोगों ने कहा था ये 45 एंगस्ट्रॉम होते हैं, और रॉबर्टसन ने कहा कि नहीं ये 35 एंगस्ट्रॉम मोटे होते हैं। तो ये यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल आया था, इसको भी स्वीकार नहीं किया गया। इसके बाद थर्ड नंबर पे ये जो तीसरा सबसे प्रचलित मत आया था जिसे हम कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये तीसरा सबसे महत्वपूर्ण मत आया था। इसको प्रपोज किया था सेंगर और निकोलसन ने। सेंगर और निकोलसन ने इसको प्रस्तुत किया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने कहा कि नहीं ये ऊपर नीचे लेयर नहीं होते हैं। इन्होंने कहा कि ये वसा का लेयर जो होता है ये अलग अलग नहीं होता है, आइसोलेट नहीं होता है। इन्होंने कहा कि प्रोटीन का लेयर होगा, ये प्रोटीन का लेयर होता है, और इस प्रोटीन के लेयर में कुछ वसा के अस्तर, ये एक मोटा वसा का लेयर होता है, ये पूरा वसा का एक मोटा लेयर होगा। वसा का एक मोटा लेयर होगा, और इसमें ये प्रोटीन, कुछ प्रोटीन धंसे हुए अवस्था में पाए जाते हैं और कुछ प्रोटीन ऊपर से चिपके हुए अवस्था में पाए जाते हैं। ये इस प्रकार की संरचना होती है। इन्होंने कहा ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल होता है। ये वसा का एक मोटा लेयर होता है, ये पूरा वसा का एक लेयर होता है, लिपिड्स, और इसमें कुछ ये प्रोटीन्स जो होते हैं ये धंसे होते हैं, इंबेडेड होते हैं। जैसे अगर एग्जांपल के लिए हम बात करें, जैसे ये मान लें वसा है, मोटा सा वसा का लेयर है, और इस मोटे से वसा के लेयर में ये प्रोटीन हो गया। तो कुछ प्रोटीन धंसे होते हैं जो इस पार से लेके इस पार तक दिखाई देते हैं, और कुछ प्रोटीन यहां ऊपर वसा में चिपके हुए अवस्था में पाए जाते हैं। बिल्कुल ये सेंगर और निकोलसन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल होता है। इस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में ये वसा का एक मोटा सा लेयर, और इस वसा के लेयर में कुछ प्रोटीन धंसे होते हैं। तो जो प्रोटीन धंसे होते हैं उनको इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं, और जो प्रोटीन बाहर से चिपके होते हैं उनको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। तो ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के संरचना के बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में बच्चों। तो फिर अगला वीडियो हमारा फिर अगले दिन आएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपका अगला वीडियो आप तक स्वतः ही पहुंच जाए।